हेलो नमस्कार मित्रों। सो आई एम हियर कम बैक विथ वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो जैसा कि आप लोगों को पता है कि बायो की एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज चल रही है और आज से हम लोग करंट अफेयर्स की भी एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज़ द फर्स्ट सेशन ऑफ दिस सीरीज़। और जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, दीज ऑल आर क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीपीसीएस, बीओ, आरओ वनडे एग्जाम्स। आगे बढ़ने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। डिले ना हो, रिग्रेट लेटर। ठीक है, अभी आपने देरी की तो बाद में पश्चाताप करने का मौका नहीं मिल सकता है, इसलिए मेहनत करते रहिए। जो ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा वही आगे बढ़ेगा। चलिए अब पहला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि कौन सा राज्य राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का ज़माना है भैया। एआई से रिलेटेड सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संस्थान स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है 1, 2 एंड 3। आंसर इज हियर गुजरात। ठीक है, और जो ये संस्थान है, ये जो संस्थान है ये पीपीपी मॉडल पर काम करेगा। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या होगा? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। डन। तो ये याद रखिएगा थोड़ा सा, जो डिटेलिंग इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा मैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर कर सकें हम लोग। सो हियर क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए किस देश से आगे निकला है? तो ये निकला है 1, 2 एंड 3। आंसर इज हियर जापान। जापान को पछाड़कर चौथे नंबर पे आ गया है। ठीक है, तीसरे नंबर पे कौन है? जर्मनी है। और दूसरे नंबर पे कौन है? चाइना है। पहले नंबर पे है यूएसए, अमेरिका। ठीक है, तो इस टाइम पे अपने भारत की जो इकोनॉमी है वो लगभग कितनी है? 4.18 ट्रिलियन की। ठीक, और कहा जा रहा है कि 2023, सॉरी 23 नहीं, 2030 तक हम लोग जर्मनी को पीछे करके थर्ड प्लेस पे आ जाएंगे। और जब थर्ड प्लेस पे आ जाएंगे तो हमारी इकोनॉमी लगभग हो जाएगी कितनी? 7 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन की, 7.3 ट्रिलियन की। ठीक है, सो दिस इज अ टारगेट फॉर फ्यूचर। आगे चलते हैं। नो हियर, हु इज़ दिस मैन? इस खिलाड़ी का नाम बताइए और किस खेल से संबंधित है। ये आपका होमवर्क है। आगे चलते हैं। बीच बीच में ऐसे जो है क्विज आपसे पूछते रहेंगे ऐसे क्वेश्चंस, ताकि आपको चीज़ें क्लियर रहे दिमाग। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट। किस राज्य ने जनवरी 2026 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पॉलिसी को मंजूरी दी है? तो ये दी है भैया राजस्थान ने। इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 सुनो यार। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि हाल ही में समाचार चर्चा में रही फॉस्टर पेरेंट, फॉस्टर मतलब पालन करने वाले, पेरेंट्स मतलब माता पिता, योजना। ठीक है, फॉस्टर पेरेंट योजना मतलब पालन करने वाले माता पिता योजना 2009 में किस राज्य के द्वारा चलाई गई थी? तो ये करी गई थी गुजरात। बहुत अच्छी योजना है। और चर्चा में क्यों रही है? क्योंकि गुजरात के एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है बनासकाठा। उस डिस्ट्रिक्ट ने इस योजना में जो है बेहतरीन काम किया है और काफ़ी न्यूज़ में रहा है वो डिस्ट्रिक्ट। नाम क्या है? बनासकाठा। अब समझते हैं इस योजना में क्या हुआ है, मतलब किससे रिलेटेड है। इसमें यह है कि जो बच्चे हैं, अनाथ बच्चे, ठीक है, जिनके मम्मी पापा नहीं हैं, तो इसमें गवर्नमेंट ये प्रयास कर रही है, इनके मम्मी पापा नहीं है मतलब जो अनाथ बच्चे हैं सीधे समझो, उनको किसी जो है इंस्टीट्यूट में या कोई गृह नहीं बनाया जाता है, जैसे वृद्धाश्रम हो गया, वो सारे उस तरीके से ना करके जो इन बच्चों के रिलेटिव्स हैं, जो रिश्तेदार हैं, उन्हीं के अंडर में इनका जो है केयरिंग होनी चाहिए। और इसके लिए जो है पैसे देती है गवर्नमेंट। ठीक है, ताकि इन बच्चों का सही से लालन पालन हो सके। ठीक है, क्योंकि जो देखे गए हैं ना, अनाथालय जो आश्रम और सब बनते हैं, उसमें शोषण, एक्सप्लॉयटेशन होता है, जो कि वही सेक्सुअल हरासमेंट और डिफरेंट काइंड्स ऑफ दिक्कतें पाई जाती हैं। इसलिए जो है उनको प्रमोट ना करके इनके रिलेशंस वालों को ही प्रमोट किया जा रहा है कि वही लोग इनका ख्याल रखें। तो डेट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आंसर क्या है? गुजरात। क्वेश्चन नंबर 5, ऐसे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं कि ए नूर अम्मा नूर यह महोत्सव,
ठीक है, जो जनजातियाँ होती हैं उनके महोत्सव के बारे में पूछा जाता है कि कौन सा महोत्सव किस जनजाति से रिलेटेड है। तो एक न्यूज़ में है ये, अय्यनूर अम्मानूर महोत्सव मुख्य रूप से किस जनजाति समूह का महोत्सव है ये, किससे जुड़ा हुआ है, कौन लोग इसको मनाते हैं, तो कोटा नाम की एक जनजाति है, ठीक है, जो कि तमिलनाडु की है। ठीक, कहाँ की है, तमिलनाडु की। तो ये जनजाति इस महोत्सव को मनाती है। इसमें अय्यनूर अम्मानूर ये क्या है, ये एक देवी है, ठीक है, गांव की मुख्य देवी, उस जनजाति की मुख्य देवी, और सुरक्षा भी करती हैं ऐसा विश्वास है उनका, ठीक है। और इस महोत्सव में जो महिलाएं हैं वो मुख्य भूमिका में रहती हैं, ठीक है। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इसके स्टेटमेंट हैं, इनको रट लीजिए आप लोग। तो नाउ ईयर क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, हाल ही में चर्चा में रहे अल्सरेटिव कोलाइटिस किस प्रकार की बीमारी है। एक संक्रामक रोग है, उपापचय विकार है, इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, या जेनेटिक डिसऑर्डर है, या ये एक दीर्घकालिक सूजन आंत्र योग मतलब आंत का रोग है, इसको क्या बोलते हैं, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, IBD, ठीक है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर यही वाला है, 4th नंबर का, दीर्घकालिक सूजन युक्त आंत योग है, ठीक है। तो आंत का मतलब इसमें क्या इन्फेक्शन होता है, इसमें इन्फेक्शन होता है कॉलन, कॉलन का मतलब बड़ी आंत में इन्फेक्शन होता है, और रेक्टम एरिया जहाँ से हम लोग मल पास करते हैं वो रेक्टम एरिया होता है, ठीक है। तो उसमें वहाँ पे क्या हो जाता है, उसकी इनर लेयर जो अंदर की परत होती है उसमें अल्सर हो जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं, और जिससे बहुत दिक्कतें होती हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ये न्यूज़ में रही है बीमारी, क्योंकि हम लोग अनसन चीज़ ज़्यादा खाते हैं ना, तो इस वजह से ये चीज़ें ज़्यादा फैल रही हैं। इसीलिए किसी ने कहा था प्रभाते मल दर्शनम, सुबह सुबह उठकर अपनी टट्टी का भैया दर्शन करो। टट्टी काली है तो समस्या है, पतली है तो समस्या है, कॉन्स्टिपेशन है तो समस्या है, तो ये पहचान है कि आपके अंदर रोग कोई उत्पन्न हो रहा है, तुरंत इलाज कराइए, अदरवाइज़ 1-2 सालों के बाद वो गंभीर रूप लेकर बाहर आता है, ठीक है। तो थोड़ा सा सतर्क रहिए, बढ़िया खाएंगे तो फिर आप स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। फ्यूल बढ़िया डालिए बस, ये गारंटी है हमारी कि आप स्वस्थ रहेंगे। फ्यूल ही गड़बड़ डालोगे तो फिर क्या, गाड़ी का इंजन चोक हो जाएगा। हम लोग मशीनी तो हैं, गड़बड़ डालोगे तो फिर चोक हो जाएगा पूरा। सुना है क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, नेशनल टेस्ट हाउस की स्थापना किस मंत्रालय के द्वारा करी गई है। तो नेशनल टेस्ट हाउस ये क्या है, अपने भारत में बहुत जगह पे स्थापित करे गए हैं टेस्ट हाउस, और बहुविषयक हैं, ठीक है, मल्टी सब्जेक्ट पे ये अपना टेस्ट करते हैं। तो ये स्थापित इनको कौन करता है, किसके अंडर में है ये, तो ये है उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करते हैं। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि जो हम लोग खाने पीने की चीज़ें हम लोग जो यूज़ करते हैं उन सब की चीज़ों की जांच करता है ये। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं ज़रा, तो क्या लिखा है, NTH नेशनल टेस्ट हाउस भारत की एक प्रमुख बहुस्थानिक मतलब बहु जगह पे, और बहुविषयक मतलब बहुत से विषय पे प्रयोगशालाएँ लैब हैं ये। और ये क्या करती हैं, जो उपभोक्ता के उत्पाद हैं जो हम लोग यूज करते हैं चीज़ों को, उनकी गुणवत्ता, उनकी क्वालिटी, उनकी रिलायबिलिटी और उनकी सुरक्षा के बारे में लोग जांच करते हैं कि एक्सपायरी है कि नहीं है, क्वालिटी मेंटेन है कि नहीं है, ये रेंट जितनी मात्रा में जो बताया गया वो है कि नहीं है। तो ये सारा काम कौन करता है, नेशनल टेस्ट हाउस। इससे क्या होता है, अपना भारत आत्मनिर्भर भारत बनेगा, ठीक है, क्योंकि चीज़ें सही पहुंचेंगी लोगों के पास तो फिर देश तरक्की की तरफ बढ़ेगा, सीधी सी बात है। अब गड़बड़ चीज़ें पहुंचेंगी तो आदमी बीमार होगा, और अगर मशीन की बात करें तो मशीनें बहुत जल्दी ख़राब होंगी तो पैसे बर्बाद होंगे, तो देश क्या होगा, मजबूत नहीं हो पाएगा। तो आत्मनिर्भर बनाने के लिए इन सब चीज़ों की टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। इसमें देखो क्या क्या सब्जेक्ट कवर होते हैं, इसमें इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, रसायन जो होते हैं, ठीक है, और विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिज्म, ये सारे के सारी चीज़ों के परीक्षण होते हैं, ठीक। इससे क्या होगा, उपभोक्ता सुरक्षा के लिए ये बहुत आवश्यक है। उपभोक्ता कौन है, कंज्यूमर हम ही लोग तो हैं, तो हमारे लिए काम किया जा रहा है, बढ़िया है, लगे रहो। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म की संगठन, ठीक है, किसके द्वारा किया गया है। कहने का मतलब है CBAM, इसका जो है संगठन किसके द्वारा किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूज़ में काफ़ी रहा ये।
तो ये किया गया है यूरोपीय संघ के द्वारा, ठीक है, EU। अभी समझो इसमें क्या लोचा क्या भाई, एक मिनट अभी समझाता हूँ, वेट अ मिनट। देखो, EU का मतलब यूरोपियन यूनियन, मतलब कि यूरोप के जो कंट्रीज़ हैं उनका जो संगठन है उसको बोलते हैं यूरोपियन यूनियन। अब वहाँ पे यूरोप वाले भैया उनकी टेक्नोलॉजी हाई है, तो जब वो लोग एल्युमिनियम, ठीक है, स्टील ये सब बनाते हैं तो उनके हाई टेक्नोलॉजी की वजह से वहाँ पे प्रदूषण कम होता है, मतलब कि कार्बन कम निकलता है उसमें। और इंडिया वाले हम लोग के पास टेक्नोलॉजी इतनी हाई है नहीं, तो हम लोग जब लोहा एल्युमिनियम और ये सब स्टील बनाते हैं तो फिर प्रदूषण ज़्यादा होता है। तो EU ने कहा है, क्या कहा है, कि अगर भारत का लोहा यूरोपियन यूनियन वाली कंट्रीज़ में आएगा तो उस पर हम एक टैक्स लगाएंगे। कौन सा टैक्स? कार्बन टैक्स। यही इसी को बोलते हैं कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। अब ये हुआ क्यों है लोचा? क्योंकि हम लोग जब बनाते हैं लोहा तो उसमें कार्बन ज़्यादा निकलता है, प्रदूषण ज़्यादा होता है। तो ये यूरोपियन यूनियन कह रहा है कि हम जो है पर्यावरण को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। इससे क्या होगा, जब ये इनका लोहा महंगा होगा, मतलब हम लोग का जब उस पर टैक्स लग जाएगा, भारत के लोहे पे जो भी हम लोग यहाँ से निर्यात कर रहे हैं, जब वो महंगा हो जाएगा, तो इसका मतलब जब महंगा हो जाएगा तो फिर भारत अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाएगा और लोहा और एल्युमिनियम बनाने में क्या करेगा, कम कार्बन उत्सर्जन करेगा, जिससे कि पर्यावरण सुरक्षित रहेगा भविष्य में। इसलिए हम इसको महंगा कर रहे हैं, ये बोल रहा है यूरोपियन यूनियन। लेकिन हमारे यहाँ जो सीतारमण चाची जी हैं वो बोल रही हैं कि यूरोपियन यूनियन जो है भारत के निर्यात को कम करने के लिए ये बवाल कर रहा है, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन कह रहा है हम पर्यावरण बचा रहे हैं, और हमारे यहाँ गवर्नमेंट कह रही है कि भारत के निर्यात को कम करने के लिए ये सब दांवपेच तिकड़मबाजी चल रही है यूरोपियन यूनियन के द्वारा, ताकि उनके देश का ही लोहा वहाँ पे यूज़ हो, अदर कंट्रीज़ का लोहा वहाँ ना पहुँचे। समझ रहे हो? एक चीज़ और समझो, जैसे ये है इंडिया, लोहा इसने भेजा, मान लो 5 रुपए में, मान लो, और ये है यूरोपियन यूनियन, ये यहाँ पे गया लोहा, लोहे पे इसने चार्ज लगा दिया, मतलब कि उसके क्या बोलते हैं, इम्पोर्ट ड्यूटी, आयात शुल्क लगा दिया, तो ये लोहा हो गया 15 रुपए का। तो ये लोहा वहाँ पे महंगा बिकेगा, तो महंगा बिकेगा तो कोई खरीदेगा नहीं, तो इंडिया को लॉस हो रहा है, इंडिया का लोहा वहाँ कोई खरीद नहीं रहा है। यही दांव पेच है, ठीक है। और वैसे भी अमेरिका ने टैरिफ और ये सब चीज़ें बवाल कर रखे हैं इंडिया की जो प्रोडक्ट्स हैं, तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। तो इंडिया को साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है उसको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करना पड़ेगा, ये धर्म विश्वास, ये हिंदू मुस्लिम सबको छोड़कर, वरना ये बुलेट ट्रेन्स चाइना वाली 700 किलोमीटर पर आवर, ये सब भूल जाओ। समझ रहे हो? जब तक रिसर्च टेक्नोलॉजी एंड इस पे काम नहीं होगा तब तक कुछ ना होने वाला है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हो, सारा कुछ जो मैंने बताया है वही सब यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, ये यहाँ पे आप सब पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे देख लो भैया, ये टाइम दिया गया था कि 23 से 25 तक अपनी टेक्नोलॉजी बढ़ा लो इंडिया के केस में, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है यूरोपियन यूनियन की 2023 से लेकर 2025 तक में जो है इंडिया से कि अपनी टेक्नोलॉजी को हाई करो और प्रदूषण कम करो लोहा बनाते समय, अदरवाइज़ ये जो कार्बन टैक्स है ये हम 2026 से क्या कर देंगे, लागू कर देंगे। किन किन चीज़ों पे लगेगा? स्टील, एल्युमिनियम, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइज़र, उर्वरक, ठीक है, इन सारे उत्पादों पे लगेगा। तो हमें अपनी टेक्नोलॉजी को हाई करने की ज़रूरत है। दिस इज टाइम टू बूस्ट योर टेक्नोलॉजी, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 9, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे अमेजोन क्षेत्र की बिना डंक वाली, अमेजोन नदी जानते हो ना, दक्षिण अमेरिका में पड़ती है, दुनिया की सबसे ज़्यादा वाटर वॉल्यूम को कंटेन करने वाली, सबसे ज़्यादा पानी को रखने वाली जो नदी है अमेजोन नदी, ठीक है, उसके आसपास कुछ क्षेत्र उसको बोलते हैं अमेजोन क्षेत्र की जो बिना डंक वाली मधुमक्खियाँ, ऐसी मधुमक्खियाँ वहाँ पाई जाती है जिसमें डंक ही नहीं होता है, को दुनिया में पहली बार कानूनी अधिकार, समझ रहे हो, एक मधुमक्खी एक कीट होती ना, कीट को भी कानूनी अधिकार दिए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि तुम भी जियो और फलो फूलो बढ़िया से। तो ये ऐसा देश कौन हो सकता है? हम लोग विश्व गुप्त को बोलते हैं लेकिन अपने गाय को नहीं बचा पा रहे हैं, भैंसों पे अत्याचार कर रहे हैं, डेयरी में बांध के लगातार दूध निकाला जा रहा है।
कुत्तों को मारा जा रहा है इंडिया में। अब विश्व गुरु कहा है कि गुरु घंटाल हो रखे हैं हम लोग हैं। और ये देखो, ऐसे देश हैं जिन्होंने कीटों को भी कानूनी अधिकार दिया है उनको जीवित रखने के लिए। ये देश है भैया पेरू। पेरू को सलाम है। पेरू की जो है, आप लोग ज्योग्राफी चेक करें जाके मैप में। इट्स अ होमवर्क। ठीक है। ये बहुत बड़ा फैसला है जो कि एक विश्व के एक बहुत छोटे से देश ने लिया है। और इससे हम लोग को भी सीखना चाहिए कि हम लोग अपने आसपास की चीज़ों का ख्याल रखें। ठीक है। और इससे होगा क्या, इससे होगा कि अमेजोन रिवर के जो आसपास की जो जैव विविधता है, जैव विविधता का मतलब क्या होता है, वहाँ की वनस्पतियाँ सारी, सारे जीव जंतु, उन सबको जीने का अधिकार है। सब सुरक्षित रहेंगे तो उसके आसपास के जन समुदाय जो हैं, जन जनजातियाँ हैं, वो सब भी सुरक्षित रहेंगे। इकोसिस्टम खतरे में जाएगा तो फिर मनुष्य भी खतरे में जाएगा। ठीक है। तो उन सबको बचाने के लिए ही ये काम किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद पेरू को। क्वेश्चन नंबर 10, इट इज द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लीस्ट। ठीक है। दिल्ली पुलिस ने दक्षिण पश्चिम जिले में पिछले वर्ष 1303 जो है लापता व्यक्तियों, यहाँ पे लापता होगा। ठीक है। 1303 जो लापता व्यक्ति थे उनको पता लगाया गया है। तो किस अभियान के द्वारा ये पता लगाया गया है, कौन सा अभियान चलाया गया था? तो ये ऑपरेशन मिलाप। ठीक है। कौन सा ऑपरेशन चला है? ऑपरेशन मिलाप के अंतर्गत जो 1303 लोग हैं जो लापता हुए थे उनको पता किया गया है। इसमें से कितने, लगभग 400 बच्चे हैं और 800 एडल्ट्स हैं। ठीक है, बड़े लोग हैं। और ये कैसे संभव हुआ है, इसमें क्या क्या लगा है? इसमें सबसे पहले तो लोकल इन्फॉर्मर्स जो स्थानीय मुखबिर होते हैं उनका, ठीक है, हॉस्पिटल्स के रिकॉर्ड्स, पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड्स से पता करा गया क्या रिकॉर्ड्स रहे, कहाँ के रहने वाले लोग थे। ठीक है। बस स्टेशन और सब जगह पे जो पब्लिक प्लेसेस है वहाँ पे उनकी फ़ोटोज़ चस्पा करी गई मिसिंग वाली। ठीक है। तो इन सब तरीक़ों से इनका पता चला है। ठीक है। तो ओवरऑल ये 10 क्वेश्चंस हो गए हैं। और यहाँ पे मैं एक प्लेलिस्ट जो शेयर करूँगा उसको फॉलो करिए आप लोग। बायो वाली भी है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की भी है। ठीक है। उनको फॉलो करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।